आपके सामने हम पृथ्वी की घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में। किसके बारे में? घूर्णन गति के बारे में। और इसी को ही दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दैनिक गति। देखिए साथियों, पृथ्वी है जो लट्टू की भांति अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये कपड़ा है और इसको अपन यूं घुमाएंगे, यूं यूं, तो ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो ये क्या है? कौन सी गति हुई? घूर्णन गति व दैनिक गति। जैसे मान लो ये पृथ्वी को मैंने एक प्रतिरूप बना देता हूं, तो देखो पृथ्वी है जो इस प्रकार थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी सीधा नहीं है, पृथ्वी क्या है? थोड़ा इस प्रकार झुकी है। और जैसे मान लो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे ये कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 66.5 डिग्री का। और बच गया 23.5 डिग्री। भाई 90 समकोण के आधार पर 23.5 डिग्री बच गया, तो 66.5 डिग्री का कोण बना रही है और 23.5 डिग्री इसका थोड़ा सा क्या है? झुकाव है। तो इस तरीके से ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, अभी आपको मैंने थोड़ा समझाया था वो कितनी झुकी हुई है, इसलिए बताया था क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं है, थोड़ा क्या है? झुकी हुई है। और ये एक जैसे ग्लोब में एक कील है जो एक इधर से पार हो रही है, एक इधर, तो ये हिस्सा कहलाता है अक्ष। क्या कहलाता है? ये अक्ष। और ये इसको घुमाते हैं यूं, तो अपने अक्ष पे घूम रही है। और ये देखो अपने अक्ष पे घूम रही है, और अपने अक्ष पे घूमने में दैनिक गति में जो टाइम लगता है इसका, दैनिक गति, तो ये अपने अक्ष पे घूमने में अपन सामान्यतः बोल देते हैं 24 घंटे। कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का। लेकिन एक्चुअल टाइम है इसका 23 घंटे। कितने घंटे? 23 घंटे 56 मिनट और 4.59 सेकेंड। ये इतना इसका क्या लेती है? समय लेती है। तो अपन इसको रियलिटी में बोल देते हैं 24 घंटे, इसको छोड़ते हुए। तो इस प्रकार दैनिक गति को आपको समझाया। और दैनिक गति के कारण होता क्या है? देखिए, दैनिक गति का जो महत्व है, दिन रात का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? दिन रात का। दैनिक गति का प्रभाव क्या होता है? दिन रात का निर्माण होता है। देखिए, ये मान के अपन ग्लोब बना लेते हैं, इसी से समझते हैं। ये है पृथ्वी और ये क्या है? सूर्य। अब पृथ्वी जो घूमेगी और आप जब इसकी जब रोशनी आएगी, जो सामने वाला हिस्सा पड़ता है, तो यहां हिस्सा इसकी जो रोशनी पड़ेगी, तो ये सामने वाला हिस्सा क्या होगा? दिन। और पृथ्वी के जो बीच के हिस्से से इधर वाला हिस्सा, वहां क्या होगी? रात। इस प्रकार ये क्या करती है? दिन और रात का निर्माण भी करती है। पृथ्वी पर किसका निर्माण करती है? दिन और रात का निर्माण कर देती है। अब देखो प्रदीप्त वृत्त, जो इसको 20 से बरोबर एक वृत्त का निर्माण करती है, जो दिन रात का विभाजन करती है, जो ये रेखा है और ये एक वृत्त का निर्माण करती है, इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। आइए दिन रात के साथ में अपन अब उपसौर और अपसौर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपसौर और अपसौर के बारे में सबसे पहले मैं अपसौर लेता हूं। क्या लेता हूं? अपसौर। देखो अपसौर की स्थिति कब बनती है? ये बनती है 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई की। सीधा सा महत्व ये है, अपसौर और उपसौर दो पूछे जाते हैं ज्यादातर, और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार अगर ढंग से आपने समझ लिया तो आपके समझ। 4 जुलाई दूरी, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी ये 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी किससे? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। तो इस दिन अपसौर की स्थिति बनती है और ये होती है 15.20 यानी कि 15.20 यानी कि 15.20 करोड़ किलोमीटर। इस प्रकार इसकी अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.20 करोड़ किलोमीटर। तो इस स्थिति को अपन अपसौर कहते हैं। और उपसौर ये नजदीक का है, पृथ्वी की सूर्य से नजदीक
यानी कि न्यूनतम दूरी, ये अधिकतम थी और ये है न्यूनतम, यानी कि नजदीकी दूरी। तो ये स्थिति आती है 3 जनवरी को। कितनी जनवरी को आती है? 3 जनवरी को। और दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो इस तरीके से ये अपसौर की स्थिति है, ये उपसौर की। जैसे पृथ्वी, नहीं सॉरी, सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है ऐसे, ये अपनी एक कक्षा में, काल्पनिक कक्षा है, इसमें घूम रही है। तो अधिकतम दूरी तो होगी अपसौर की स्थिति, तो ये 15 की दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। और जो नजदीक, अगर इसके नजदीक जाएगी, तो जैसे मान लो कोई दूरी इधर होगी, तो ज्यादा अधिकतम दूरी तो होगी 15.20 करोड़, यानी कि अपसौर की स्थिति, और नजदीक होगी उपसौर की स्थिति, ये 3 जनवरी को होती है। अब साथियों आगे चर्चा करते हैं अयनांत के बारे में। किसके बारे में? अयनांत के बारे में। उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, दो स्थिति के बारे में बात करते हैं हम। देखिए साथियों, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, तो ये एक, अपन इसको एक प्रतिरूप बना लेते हैं। तो बीचों बीच विषुवत रेखा है, इसके ऊपरी वाला उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तर की साइड में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की साइड में दक्षिण गोलार्ध। इस तरीके से अपन ले लेते हैं। इसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसको कहते हैं अपन करक रेखा, और इसको कहते हैं अपन मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। अब मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, तो ये स्थिति आती है 21 जून को। कब आती है? 21 जून को। देखिए 21 जून को सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो करक रेखा पे सीधी चमकती है। तो उस समय आपको बस इतना इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, और फिर जब सबसे बड़ा दिन होगा तो वहां पे सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात। अब इसी प्रकार दक्षिणी अयनांत की बात करते हैं हम, तो ये स्थिति आती है 22 दिसंबर को। कब आती है? 22 दिसंबर को। जब सूर्य की रोशनी, भाई पृथ्वी घूमती रहती है, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, तो उत्तरी अयनांत की स्थिति आती है, 21 जून को होती है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। इसी प्रकार मकर रेखा पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो दक्षिण अयनांत में, और ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो इस दिन 22 दिसंबर को यहां पे सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तो ये है साथियों उत्तरी अयनांत की स्थिति और दक्षिणी अयनांत की स्थिति। अब आप बात करते हैं विषुवत रेखा पे भी, जैसे आप एक बताया उत्तरी अयनांत करक रेखा, इसी प्रकार मकर रेखा दक्षिणी अयनांत में। तो करक रेखा है जो 21 जून को, और मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती है 22 दिसंबर। अब विषुवत रेखा पे भी सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पे भी सीधी पड़ती है, तो उसको विषुव कहते हैं। और ये पड़ती है 21 जून, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर। विश्व की बात करें, विषुवत रेखा पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो 2 बार पड़ती है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर। तो ये विश्व का निर्माण करती है 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन। 21 मार्च को विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है जब पृथ्वी घूमती रहती है, इसी प्रकार 23 सितंबर को भी सूर्य की रोशनी है जो विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। देखिए अभी हमने घूर्णन गति के बारे में बात की, और उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, अपसौर और उपसौर के बारे में बात की। अब हम करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। किसके बारे में? परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, तो ये कहलाता था दैनिक गति, और जिससे दिन रात बढ़ते हैं
क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। और जो सागरीय पवन है, महासागरीय है, ये ज्वार भाटा है, इनकी स्थिति उत्पन्न होती है किससे, घूर्णन गति से। अब अपन दूसरे नंबर की गति की बात करते हैं, परिक्रमण गति। कौन सी गति करते हैं, परिक्रमण गति। साथियों, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना। अब यहाँ पे पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे तो घूमती है, साथ ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके ओर चक्कर लगाती है, सूरज के। तो ये एक कक्षा का निर्माण करती है, अपनी कक्षा का निर्माण करती है, इस प्रकार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये गति कौन सी है, परिक्रमण गति। कौन सी गति है, परिक्रमण गति। और देखिए साथियों, परिक्रमण गति की बात करते हैं अपन, तो ये आपको सामान्यतः ये कहते हैं साथ पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाती है, सामान्यतः बात करते हैं 365 दिन में। और इसका राइट टाइम है 365 365 दिन और 56 घंटे, सॉरी 365 दिन 6 घंटे 48 सेकंड और कुछ थोड़ा बहुत लगा के। तो इस तरीके से 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और सेकंडों के साथ। तो इसका एक्चुअल टाइम तो ये है। अब इस को सामान्यतः 365 दिन मान लेते हैं। कितने दिन मान लेते हैं, 365। अब 6 घंटे का कम होता है एक उसमें, 365 और 6 घंटे, तो अब 6 घंटे कम पड़ गए 366 होने में। तो क्या करते हैं, प्रत्येक 1, 2, 3 और चौथे वर्ष में एक दिन जोड़ देते हैं। कितना दिन जोड़ देते हैं, 1। यानी कि फरवरी जो 28 की होती है वो प्रत्येक चौथे में कितने दिन की हो जाती है, 29। और 29 की जोड़ने के बाद में 6 चौक 24, 24 घंटे की पूर्ति कर ली जाती है। और उस 29 फरवरी वाले साल को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो परिक्रमण गति से भी, जैसे आपको पता है दैनिक गति से दिन रात का निर्माण होता है, और परिक्रमण गति से क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। जैसे गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, बरसात आ गई, ऋतुओं का क्रमकाल किसके कारण चलता है, परिक्रमण गति के कारण चलता है। अब आपके सामने एक चीज और लेके चलते हैं। देखो ये पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है। और वही बता रहा मैं, ये ध्रुव स्थिति है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। देखो साथियों, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूरज की किरणें यहां पे लगातार चमकती है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। अब आपने सुना होगा 6 ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का क्या होता है, दिन। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें इस स्थिति की ओर पड़ती है। तो यहां पर 6 महीने का क्या होता है, 6 महीने दिन। और विपरीत इधर क्या होता है, 6 महीने भाई उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध पे इस पे ध्रुव की ओर 6 महीने क्या होता है, दिन। और यहां पे क्या होती है, 6 महीने की रात। इसी प्रकार 23 सितंबर से जब सूर्य की किरणें यहां पड़ेगी नीचे, 23 सितंबर से 21 मार्च, तो यहां पे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन। तो साथियों, इस तरीके से मैंने घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति व परिक्रमण गति के बारे में चर्चा की। और अगले प्रकरण में अपन इसका और विस्तार से इस पे जो क्वेश्चन पुट अप होने वाले उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।